अच्छा सोचे और बड़ा सोचे। बड़ा सोचने में कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। हर हर महादेव। स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन चैप्टर का रिमेनिंग टॉपिक्स। तो फर्स्ट टॉपिक है मेरा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बच्चों रेनबो का फॉर्मेशन होता कैसे है? एक्चुअली बारिश के जस्ट बाद अगर सनरेज निकलती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होता है, और उस वाटर ड्रॉपलेट पे जैसे ही लाइट रे पड़ती है तो सारे वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह काम करता है, और वहाँ पे होता है लाइट का डिस्पर्सन। और लाइट के डिस्पर्सन होने के कारण डिफरेंट 7 कलर्स हम लोगों को दिखाई देता है, और उस जो पैटर्न बनता है उस पैटर्न को कहते हैं हम लोग रेनबो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सनलाइट आ रही है। मान लिया जाए बच्चों ये वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट ऐसे आती है, आने के बाद एयर और वाटर का जहाँ इंटरफेस है वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। पहला प्रोसेस है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट पहुँचती है इस वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे एंड पे, जहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जब लौट के आती है तो फिर से वाटर ड्रॉपलेट से ये एयर में मूव करती है। जब वाटर ड्रॉपलेट से एयर में मूव करती है उस समय इसका फिर से रिफ्रैक्शन होता है, यानी कि 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस के बाद इस व्हाइट लाइट का कन्वर्जन हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है डिफरेंट 7 कलर्स में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये डिफरेंट 7 कलर्स का बनना कहलाता है रेनबो, और ये सारे मिलकर के रेनबो का फॉर्मेशन करता है। इस तरह का वाटर ड्रॉपलेट बहुत सारा होगा। सभी वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा जो डिस्पर्सन होता है वो कलेक्टिव इफेक्ट हम लोगों को एज अ रेनबो दिखाई देता है। बच्चों मैं आपको बता दूं इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन के समय कौन कौन सा इवेंट होता है, तो मैं आपको बताया पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और तीसरा फिर से रिफ्रैक्शन। तो ये 3 प्रोसेस है और एक डिस्पर्सन। तो 3 प्रोसेस है जो ग्रेजुअली इसमें हो पाता है, जिसके बाद हम लोग रेनबो का स्ट्रक्चर देख पाते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, व्हाई डू स्टार्स अपीयर हायर इन द स्काई। आकाश में जो स्टार का पोजीशन है वो ऊंचा क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों अगर सी लेवल पे बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे 1 atm होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे ही हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ने के साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर की बात करें, सी लेवल से 100 किलोमीटर हाइट तक पहुंचते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁷ atm हो जाता है। तो प्रेशर घटने के कारण यहाँ एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल्स है वो डेंसिटी भी कम हो जाता है। तो ग्रेजुअली बच्चों हम लोग देखते हैं जो अपर लेयर होता है उसमें मटेरियल का डेंसिटी कम है, मीडियम का डेंसिटी कम है, और जो अर्थ के पास लेयर है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो माना जाता है अपर सरफेस में रेयर मीडियम होगा और अर्थ के पास जो लेयर है वो डेंसर मीडियम है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बहुत सारा लेयर बना दिया है। मान लिया जाए ये अर्थ सरफेस है और ये बहुत सारा एटमॉस्फेयर का लेयर है, और ये स्टार से लाइट आ रही है। तो यहाँ से बच्चों लाइट जब आती है, ये स्टार से जो लाइट आती है, मान लिया जाए लाइट ऐसे आती है, तो जैसे ही ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मैंने आपको बताया हाइट पे जो लेयर है उसका डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और जैसे ही अर्थ के पास आते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता है। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने के बाद ये लाइट रे थोड़ा सा नॉर्मल की ओर फोल्ड हो जाता है। बच्चों आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन नॉर्मल की ओर फोल्ड हो गया। अब प्रत्येक लेयर पे जितना लेयर पार करता है लाइट रे उतने लेयर पे रिफ्रैक्शन होता जाता है, और प्रत्येक बार नॉर्मल की ओर मुड़ता जाता है। इस तरह से आप देखेंगे बच्चों इसका जो पाथ होता है लाइट का, ये पाथ अप्रोक्सीमेटली कर्व बन जाता है।
ये अर्थ सरफेस तक पहुंचते पहुंचते, जिसके कारण इसका इमेज एक बन जाता है बच्चों यहाँ पे एक इमेज बन जाता है किसका, तो इस स्टार का। तो बच्चों स्टार एक्चुअली था यहाँ, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये स्टार का इमेज बना काफी दूर। तो अगर आपसे पूछा जाता है जो स्टार का हाइट, एक्चुअल हाइट जो है उससे ज्यादा क्यों दिखाई देता है, तो बच्चों आपका आंसर बस एक ही होना चाहिए, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों नेक्स्ट बात करें हम लोग, व्हाई डू स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग, स्टार्स ट्विंकल क्यों करता है। सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही आंसर है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। लेकिन कैसे होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लिया जाए बच्चों इस स्टार से लाइट आती है, लाइट आने के बाद ये आपको पता है ये मैंने अर्थ सरफेस बनाया है, ये अर्थ का डिफरेंट लेयर है, और अर्थ के जो आउटर लेयर होता है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होता है। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के पास आते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ता जाता है। तो माना जाएगा स्टार से लाइट चलने के बाद रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। तो लाइट का पाथ यहाँ से ग्रेजुअली चेंज होना स्टार्ट होगा, और आप देखेंगे बच्चों ये लाइट का पाथ ग्रेजुअली कर्व हो जाता है, और इस स्टार का इमेज यहाँ बनता है, स्टार का इमेज यहाँ बन जाता है। बच्चों अभी तो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन टाइम के साथ थोड़े ही समय में हवा चलने के कारण डेंसिटी चेंज हो जाता है। डेंसिटी चेंज होने के कारण इसी स्टार का इमेज बच्चों यहाँ पे बन जाता है, इसी स्टार का इमेज यहाँ पे बन जाएगा। फिर जैसे ही हवा चलेगी इसका डेंसिटी चेंज होगा, और डेंसिटी चेंज होने के कारण इसी स्टार का डायग्राम बच्चों यहाँ बन जाएगा। इस तरह से हम लोग देखते हैं एक ही स्टार का तुरंत अलग अलग जगहों पे इमेज बनता है, ड्यू टू चेंज इन द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स। तो एक ही स्टार का अलग अलग इमेज बनता है, जिसके कारण हम लोग फील करते हैं फ्लक्चुएशन इन इमेज फॉर्मेशन, फ्लक्चुएशन इन द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन, स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग। हम लोगों को महसूस होता है कि शायद स्टार्स बंद हो रहा है, फिर जल रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर जल रहा है। किसके कारण, तो फ्लक्चुएशन इन द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द स्टार। इट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करें बच्चों, व्हाई डोंट द प्लैनेट ट्विंकल, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता। सबसे बड़ी बात है बच्चों प्लैनेट्स हम लोगों के काफी नजदीक है, और अगर नजदीक की बात करें तो तुलना किया जाएगा, उसका कंपैरिजन किया जाएगा स्टार के डिस्टेंस से, तो स्टार काफी दूर होता है और प्लैनेट उससे काफी नजदीक है। दूसरी बात, प्लैनेट का कोई अपना लाइट नहीं होता, जो भी लाइट होता है वो दूसरे के रिफ्लेक्शन के थ्रू ही लाइट हम लोगों तक पहुंच पाता है। तीसरी बात, जो प्लैनेट है ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट का काम करता है, यानी कि प्लैनेट के डिफरेंट पार्ट से लाइट मेरे तक आती है, और डिफरेंट पार्ट से लाइट आने के कारण एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट के पाथ चेंज होता है वो एवरेज आउट होकर के उसका पोजीशन एग्जैक्ट वही दिखता है जो पोजीशन है। तो बच्चों एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होने के कारण एग्जैक्ट पाथ का चेंज होना, लाइट के पाथ का चेंज होना हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, और जो प्लैनेट है वो ट्विंकल करता हुआ हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, व्हाई द सन इज विजिबल बिफोर द सनराइज एंड आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। एक्चुअल सनराइज से पहले सन हम लोगों को दिखाई दे देता है, या एक्चुअल सनसेट के बाद तक हम लोगों को दिखाई देते रहता है। तो इसका कारण क्या है, तो यहां पे अगर देखें डिलेड सनसेट की बात करते हैं बच्चों, तो एक्चुअली ये हॉरिजन है, जिसकी सीधी रेखा में अगर आए तो ये हॉरिजन कहलाता है। हॉरिजन से नीचे जब यहां तक ये सन का पोजीशन आ चुका होता है, उस समय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण इस सन का इमेज यहां दिख रहा होता है।
ठीक है, ऑलरेडी ये हॉरिजन से नीचे आ चुका है, यानी कि सनसेट हो चुका है, फिर भी ये हम लोगों को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यहाँ पे दिख रहा होता है। तो बच्चों आपसे पूछा जाए डिलेड सनसेट का क्या रीजन है, तो बच्चों आपका आंसर बस एक ही होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अर्ली सनराइज की बात करें तो बच्चों आप देखेंगे जिस समय हॉरिजन से अगर यहाँ से अगर देखा जाता है, यहाँ ऑब्जर्वर है हॉरिजन के पास, यहाँ पे अगर सन निकलती है तो यहाँ पे आप देखेंगे जिस समय सन यहाँ पे होता है उसी समय इसके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण इसका इमेज यहाँ बन जाता है, यानी कि अभी तक ये सन हॉरिजन के ऊपर आया नहीं है, दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण इस लाइट का, इस सन का इमेज बन जाता है हॉरिजन से ऊपर और ऑब्जर्वर आसानी से उसको देख पाता है। ये रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही एक रीजन है जिसके कारण बच्चों अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट हो पाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें सन से जो लाइट रे, बीम ऑफ लाइट रे चलती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डिफरेंट पार्टिकल से कोलाइड करके डिफरेंट डायरेक्शन में रीडायरेक्ट हो जाती है और डिफरेंट मटेरियल से टकरा करके रीडायरेक्ट होने का जो फेनोमेना है ये कहलाता है स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग को बच्चों सबसे पहले टिंडल ने ऑब्जर्व किया था, जब किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट को पास करवाया गया तो कोलॉइडल सॉल्यूशन से पास करने वाले लाइट का पाथ विजिबल हुआ। तो पाथ विजिबल इसलिए हुआ बिकॉज मटेरियल वहाँ पे स्कैटरिंग परफॉर्म कर रहा था। चूंकि फर्स्ट टाइम टिंडल ने फाइंड किया था इसलिए इसे टिंडल इफेक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, सन से लाइट आती है और इस बीच में बहुत सारा मटेरियल प्रेजेंट होता है, गैसेस हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है, या आप स्मोक कह सकते हैं, स्मोक हो सकता है। तो जिस किसी पार्टिकल से ये सनलाइट टकराती है, टकराने के बाद वो पार्टिकल्स इस लाइट के डायरेक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर करता है और डिफरेंट डायरेक्शन में बिखेरने के बाद ये एक लाइट पहुंचती है किसके पास, ऑब्जर्वर के पास। बच्चों स्कैटरिंग सबसे ज्यादा किस लाइट का होता है, तो सबसे ज्यादा होता है वैसे लाइट का जिसका वेवलेंथ कम हो, और सबसे कम स्कैटरिंग किसका होता है, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा हो उसका स्कैटरिंग बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों टिंडल इफेक्ट। जैसा कि मैं आपको बताया, टिंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टिंडल इफेक्ट को ढूंढा था, इसलिए इसका नाम पड़ गया टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक टाइप का सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच रहता है। ऐसे पार्टिकल्स कंटेनिंग सॉल्यूशन से जब लाइट रे पास करवाते हैं तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। लाइट का पाथ कैसे विजिबल होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलॉइडल सॉल्यूशन, और यहाँ से टॉर्च जलाया जाता है। तो आप देखेंगे बच्चों ट्रू सॉल्यूशन में कोई पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन में आप लाइट कैसे पास कर रही है इस बात को आप देख पा रहे हैं। तो लाइट के पाथ विजिबल होने का मेन रीजन क्या है बच्चों, वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, तो नेचर में प्रेजेंट पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो पार्टिकल्स लाइट के डायरेक्शन को फिर से रीडायरेक्ट कर देती है डिफरेंट डायरेक्शन में, जिस फेनोमेना को कहा जाता है स्कैटरिंग। और यहाँ पे मैं आपको बताया बच्चों स्कैटरिंग जो होता है, कितना अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होगा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। यानी कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग कम होता है, और जिस कलर का वेवलेंथ कम होता है उसका स्कैटरिंग ज्यादा होता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस कलर का होगा, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वॉयलेट कलर का हो सकता है, क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। और सबसे कम स्कैटरिंग किसका होगा, तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो बच्चों रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए रेड का स्कैटरिंग सबसे कम होता है। अब यहां से नॉर्मली एक क्वेश्चन एराइज होता है
पूछा जाता है आपसे किसी डेंजर सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड लाइट ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, या रेड कलर के क्लॉथ्स को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है और दूर से भी कोई पर्सन उस कलर को देख सकता है, इसलिए किसी भी डेंजर को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू। बच्चों, मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस पार्टिकल तो होगा ही, स्मोक होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, तो इन वाटर ड्रॉपलेट होगा, इन सस्पेंडेड पार्टिकल पे जैसे ही लाइट आकर स्ट्राइक करती है तो वहां पे लाइट का हो जाता है स्कैटरिंग। और अभी तक आप समझ चुके हैं स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसका होता है, जिसका वेवलेंथ कम हो, यानी कि वॉयलेट हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, ब्लू हो सकता है। इन कलर का स्कैटरिंग काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण ओवरऑल जो कलर हम लोगों को दिखाई देता है वो ब्लू कलर दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाई डज क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, तो बच्चों आपका आंसर बस एक होना चाहिए, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि स्कैटरिंग शॉर्ट वेवलेंथ वाले लाइट का ज़्यादा होता है। बच्चों, यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा, जिसका वेवलेंथ कम है उसका स्कैटरिंग ज़्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका स्कैटरिंग कम होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, व्हाई डज द सन अपीयर्स रेड एट द सनराइज एंड सनसेट एंड व्हाइट एट नून टाइम। दोपहर टाइम में व्हाइट क्यों दिखाई देता है और सनसेट और सनराइज के समय रेड क्यों दिखाई देता है। रीजन क्या है, मान लिया जाए बच्चों ये अर्थ स्फीयर है, जिस समय सनराइज और सनसेट होता है उस समय सन का पोजीशन होता है हॉरिजॉन के पास, जो हम लोगों से काफ़ी दूर होता है। तो दूर से जो लाइट आती है, आते वक्त सारा का सारा लाइट स्कैटर हो जाती है और बच जाता है कौन, सिर्फ रेड कलर बच जाता है। तो रेड कलर बचने के लोगों को सिर्फ रेड कलर दिखाई देती है उस समय जब सनसेट हो रहा होता है या सनराइज हो रहा होता है। लेकिन नून टाइम में, दोपहर के टाइम में, जो सन का पोजीशन है एग्जैक्ट हम लोगों के हेड के ऊपर होता है, ओवर हेड, और डिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है, जहां से कुछ ही लाइट ये स्कैटर हो पाती है। मैं आप देख सकते हैं कुछ ही लाइट स्कैटर हो पाती है और मैक्सिमम लाइट हम लोगों तक पहुंच जाती है। तो सारे कलर्स के पहुंचने के कारण सबका मिक्सचर मुझे व्हाइट कलर दिखाई देता है। और जिस समय सनराइज या सनसेट होता है उस समय सन का पोजीशन दूर होने के कारण मैक्सिमम लाइट रे स्कैटर हो जाता है, मैक्सिमम कलर से स्कैटर हो जाता है, सिर्फ रेड ही हम लोगों तक पहुंच पाता है। यही कारण है जो सनराइज और सनसेट के समय हम लोग सन का कलर रेड फील कर पाते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।